Assalamu alaikum students. Our today's lecture is about creativity, innovation and entrepreneurship. आज के लेक्चर में हम लोग क्रिएटिविटी को डिफ़ाइन करेंगे, इनोवेशन को डिफ़ाइन करेंगे एंड वी लिंक दीज टू कॉन्सेप्ट विद entrepreneurship. एक्चुअली entrepreneurship के अंदर देयर आर मल्टीपल tenets और one of the main tenets of entrepreneurship is the ability to create new and useful ideas that solve the problems and challenges people face every day. So the entrepreneurship achieves success by creating value in the marketplace when they combine resources in new and different ways to gain a competitive advantage over his or her or their competitors. मीन्स कि हम लोग जब competitive advantage की बात करते हैं तो उसमें जो एक creative skills हैं and they are the most valued skills for the organization or for the startup or for a business. So हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें, द एबिलिटी टू क्रिएट इनोवेट हैज़ बीन ऑब्जर्व थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड इवन दो द फंडामेंटल टूल्स मे हैव चेंज द एबिलिटी दैट हैज़ प्रिवेलेंट इन अर्ली सिविलाइजेशन. इसका मतलब ये हुआ कि थ्रू आउट द हिस्ट्री हम अगर देखें तो इंसानों ने जैसे जैसे तरक्की की है साथ साथ चीज़ों को उसने रेनोवेट करना शुरू कर दिया है, री इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया and then they recreate most of the things. अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर गॉड क्रिएटेड आर नेचुरल. ठीक है, और हम देखते हैं कि ह्यूमन क्रिएशंस के थ्रू वो चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं. ठीक है, जैसे कि यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स कि there are two different columns. First one is left hand column and then there is something on the right hand column. ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड कॉलम में आप देखते हैं कि there are नेचुरल थिंग्स जो कि एग्जिस्ट करती हैं नेचुरल फिनोमेनन के अंदर या नेचुरल फॉर्म के अंदर, और ह्यूमन ने फिर क्या किया, उन्हीं को देख के दे क्रिएट समथिंग न्यू. ठीक है, अच्छा अब उसके अंदर नेचुरल क्रिएशंस के अंदर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल इज़ अबाउट वेनम्स एंड पॉइजन्स. मीन्स के हमारे पास एक नेचुरल फार्म के अंदर पॉइजन्स एंड वेनम्स थे, दैन द ह्यूमन चेंज इट इनटू एनेस्थीसिया. ठीक है, एनेस्थेटिक्स के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया. सेम गोज़ फॉर लीफ. ठीक है, लीफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डैट इज़ कि उसने एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है, सॉरी लाइट को कन्वर्ट करना होता है इनटू एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो द ह्यूमन मेक सोलर पैनल जिन्होंने लाइट को कन्वर्ट करना होता है इन सम एनर्जी फॉर्म. ठीक है, सेम गोज़ फॉर अदर. तो अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन फॉर्म में कैसे किस चीज़ों को क्रिएट किया गया. लेट्स सपोज द ब्रेन नेचुरल फॉर्म में था तो ह्यूमन क्रिएशन में इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कंप्यूटर, वो भी वर्क्स लाइक अ ब्रेन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. सेम डीएनए जो है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम, वो भी जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. दैन द ईयर ड्रम, उसने उनको कन्वर्ट कर दिया माइक्रोफोन के अंदर. एक जो आई का पर्पस था उसके लिए जो क्रिएशन आई ह्यूमन फॉर्म के अंदर डैट इज़ कैमरा. सेम गोज़ फॉर इंसीजर्स, टीथ, वो नाइफ की शक्ल में आ गई. हार्ट था नेचुरल, उसको पंप की शक्ल में ले आए एंड देन द बर्ड्स कन्वर्ट इनटू म्यूज़िक. सो मीन्स के ह्यूमंस की रेस जूं जूं डेवलप होती गई सेम हमारी क्रिएटिव स्किल्स जो हैं वो भी साथ साथ डेवलप होती गई. So there is no doubt that creativity is the most important human resource of all. Without creativity, there would be no progress and we would be forever repeating the same pattern again and again. इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रिएटिविटी ना होती तो हम एक ही प्रोडक्ट को बार बार यूज़ करते और हम लोग शायद इस हद तक जो है एडवांसमेंट नहीं कर सकते थे जो कि हम लोग क्रिएटिविटी स्किल्स के थ्रू हम लोगों ने की हैं. जो नेक्स्ट वन इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी की एक प्रॉपर जो बुकिश डेफिनेशन है डैट इज़ द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज़ एंड टू डिस्कवर न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. सो इन अदर सेंस वी कैन से कि क्रिएटिविटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस of developing an original product, service or idea that makes a socially recognizable contribution. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया बनाते हैं जो कि सोशली रिकग्नाइज किया जाता है और जिसकी कंट्रीब्यूशन होती है
हमारे ओवरऑल सोसाइटी के अंदर लोगों की वेलफेयर के लिए भी यूज़ हो सकता है, लोगों की यूजेज के लिए भी यूज़ हो सकता है, उनकी नीड्स, उनकी वांट्स और उनकी डिमांड्स को भी फुलफ़िल करने के लिए यूज़ हो सकता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि हम लोग या तो कोई बिल्कुल ही न्यूनेस लेके आएँ किसी प्रोडक्ट के अंदर, कोई नोवल आइडिया हो, या अक्सर यूँ भी हो सकता है कि जो क्रिएटिविटी है वो कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है उसके अंदर भी इस तरह की चेंज लेके आए जो कि बिल्कुल ऑल टुगेदर उसको एक चेंज कर दे टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट को, ठीक है, और उसके अंदर एक बिल्कुल न्यू एस्पेक्ट या नोवेलिटी लेके आ जाएं अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर भी, तो उसको भी हम क्रिएटिविटी कह सकते हैं। क्रिएटिविटी का प्रोसेस ये होता है कि पर्सन जो क्रिएटिविटी का जो आइडिया है वो स्टार्ट होता है कि एक बंदा जब कंसीव करता है इन हिज माइंड अबाउट कि कोई भी चीज़ है जो एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में है, तो उसका पर्सपेक्टिव हम लोग चेंज कर दें। वो पर्सपेक्टिव उसका फिजिकल पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, वो पर्सपेक्टिव उसके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल या नॉलेज बेस्ड पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि जब हम उन चीज़ों को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसमें ये होता है कि वो चीज़ें जो है एक बिल्कुल नई शक्ल में हमारे सामने आती हैं और वो क्रिएटिविटी की बेस या बुनियाद बनती हैं। अच्छा, इसके अलावा देयर इज़ अ लॉन्ग डिबेट कि आर क्रिएटिव पर्सन बॉर्न आर मेड, कि क्या वो बाय बर्थ जो लोग हैं वो क्रिएटिव होते हैं या कि थ्रू देयर एज दे कैन लर्न हाउ टू बी क्रिएटिव। उसके अंदर जो हमारे पास देयर आर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट। उसमें जो सबसे पहला स्कूल ऑफ थाट है दैट इज़ द एलीट व्यू एंड द सेकंड वन इज़ डेवलपमेंटल व्यू। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। जो द एलिटिस्ट व्यू है या दे आर मोर अबाउट के जो क्रिएटिविटी का टैलेंट है दैट इज़ अ रेयर टैलेंट, ठीक है, ये सीखा नहीं जा सकता। बाय बर्थ यू आर क्रिएटिव, अगर आप बाय बर्थ क्रिएटिव नहीं है तो यू कैन बी क्रिएटिव, ठीक है। तो इसमें देर आर फ्यू फीचर्स जैसे कि क्रिएटिविटी एक रेयर टैलेंट है, ठीक है, क्रिएटिंग ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट और साइंटिफिक डिस्कवरीज आर द पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। दे आर अनेबल टू टॉट, मतलब आप उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, आप उसको सिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ वो रेलेवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इन द सेंस कि ये जो इंसान के अपने अंदर एक जो है वो एक प्रोसेस चल रहा होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है, मीन्स कि जो एक इंडिविजुअल के पास अगर ये टैलेंट है तो ही कांट ट्रांसफ़र यार ही और शी इज़ अनेबल टू ट्रांसफ़र दिस टैलेंट टू एनीवन एल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास एलीट का व्यू। सेकंड वन इज़ डेवलपमेंटल व्यू। डेवलपमेंटल व्यू में ये चीज़ आ जाती है कि दे आर ऑफ द थॉट कि जितनी भी क्रिएटिविटी है ये सबके लिए इक्वल है, कोई भी लोग इसको सीख सकते हैं, जिनके पास भी थोड़ी बहुत स्किल्स हैं, ठीक है, तो वो इस चीज़ को जो है वो अपनी लाइफ के अंदर लेके आ सकते हैं विद फ्यू ट्रेनिंग्स, विद फ्यू एजुकेशन और से। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि आपने जहाँ पे कोई आप एक इंडिविजुअल है, अगर वो किसी भी पॉइंट इन टाइम पे किसी भी आइडिया के अंदर स्टक कर जाता है तो वहाँ पे एक दूसरा उसको हेल्प आउट करके उस आइडिया से निकाल सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक जो है वो आर्ट नहीं है या साइंस नहीं है, बल्कि ये एक टीम वर्क भी हो सकता है क्रिएटिविटी। यहाँ पे देयर आर टू डिफरेंट व्यूज़, मीन्स कि एक तो एलिटिस्टिक व्यू आ गया, वो कहते हैं कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, डेवलपमेंट व्यू है जहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, इसको सीखा जा सकता है थ्रू आउट द लाइफ और लोग मिल के आपस में भी क्रिएटिव हो सकते हैं। अब आप लोग किस आइडिया के साथ जो है वो बिलीव करते हो, किस आइडिया के ऊपर, दिस इज़ अपॉन योर ओन साइकोलॉजिकल फिल्टर। लेकिन द रियलिटी इज़ कि क्रिएटिविटी इज़ नॉट एक्सक्लूसिव फॉर एलीट पीपल, ये आम कॉमन लोगों के लिए भी है, इट्स नॉट इंडिविजुअल स्पेसिफिक, ये टीम वर्क में भी हो सकती है क्रिएटिविटी और आप मिल के एक दूसरे की क्रिएटिविटी को इन्हेंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी इज़ अ पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड अ प्रोसेस ऑफ नॉन रूटीन काइंड। जो क्रिएटिविटी है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी है और नॉन रूटीन काइंड मीन कि आप रूटीन से हट के एक चीज़ को डेवलप कर रहे होते हो या उसको इस्टेब्लिश कर रहे होते हो। इट कैन बी लर्नड, इट कैन बी प्रैक्टिस सक्सेसफुली एंड अप्लाइड बाय ऑल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। आप इसको सीख सकते हो, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको सिखा सकते हो, ठीक है, उसको किसी भी डोमेन के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो जो क्रिएटिविटी है।
ओके, नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड माइंडसेट एंड क्रिएटिव माइंडसेट। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक छोटा सा जो है टेबल देख रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने कंपैरिजन किया है बिटवीन अ फिक्स और नॉर्मल माइंडसेट एंड अ क्रिएटिव माइंडसेट। इसमें क्या होता है कि जो फिक्स माइंडसेट में देयर आर सर्टेन फिक्स थिंग्स जो कि हमारे माइंड के अंदर होती है और रूटीन में ही चल रहे होते हैं, ठीक है। उस रूटीन से हम लोग हटना नहीं चाहते, एक स्टेबल जो है वो स्ट्रक्चर बना होता है हमारे माइंड के अंदर, एज़ कम्पेयर टू क्रिएटिव माइंड जहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम चीज़ों को एक नए जाविये से देखते हैं, एक नए एंगल से देखते हैं, ठीक है। एक न्यू टेक होता है हमारा चीज़ों के ऊपर। इस तरीके से हम देखें तो दे आर क्लोज टू न्यू इन्फॉर्मेशन, कि मीन्स के उनके पास एक फिक्स अमाउंट में इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि क्रिएटिव माइंड के अंदर दे आर ओपन टू लर्निंग, ठीक है। फिक्स माइंडसेट में दे आर डिमांडिंग रिस्पेक्ट एंड देन क्रिएटिव माइंड में दे आर अर्निंग रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग रिस्पेक्ट टू अदर। फिक्स माइंडसेट में दे आर आइसोलेटिंग होते हैं, जो जितने भी आइडियाज़ होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, उनके अपने ही इंडिविजुअलिटी के, उनके अपने ही पर्सनल राउंड अबाउट घूम रहे होते हैं, जबकि क्रिएटिव माइंडसेट में वो कनेक्टिंग आइडियाज़ होते हैं, मीन्स कि वो अपनी ये भी सोचते हैं एंड दे आल्सो थिंक फॉर द सोसाइटीज़। चेंजेस अलाउड नहीं होती फिक्स माइंडसेट के अंदर, जबकि क्रिएटिव माइंडसेट के अंदर जो चेंजेस हैं वो भी अलाउड होती हैं। इस तरीके से जो फिक्स माइंडसेट होता है वो एक रिएक्टिंग नेचर का होता है, जबकि क्रिएटिव माइंडसेट इज़ मोर काइंड ऑफ अ प्रोएक्टिव और एंटीसिपेटिंग, जहाँ पे वो चीज़ों को पहले से ही एंटीसिपेट कर लेते हैं और उसी की बेस पे वो कोई भी चीज़ जो है वो उसके अंदर न्यूनेस लेके आ जाते हैं, कोई भी चीज़ के अंदर क्रिएटिविटी लेके आ सकती है, ठीक है। सो दिस इन दिस चार्ट टेल्स अस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड माइंडसेट एंड द क्रिएटिव माइंडसेट। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिविटी, कि जो क्रिएटिविटी है उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग अभी तक अपनी आर्गूमेंट्स डेवलप करते आ रहे हैं, जो क्रिएटिविटी है ये किसी एक भी डिसिप्लिन के अंदर जो है वो अप्लाई नहीं होता, बल्कि इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी आर्ट और साइंस, जो भी आप इसको कंसिडर करें, ठीक है। सो मल्टीपल डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर जो है क्रिएटिविटी को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ क्रिएटिविटी आपको एक्सप्रेसिव बना देती है, इन विच यू अलाउज योर सेल्फ टू एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस इन डिफरेंट टर्म्स, जहाँ पे आप एक रूटीन से, एक नॉर्मल वे से हट के अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। अच्छा, इसके अलावा क्रिएटिविटी जो है वो इट्स अबाउट द थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, मीन्स कि आपकी प्रमोट करती है थिंकिंग को, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, ठीक है। इसके अलावा जब आप क्रिएटिव होते हैं तो आपका जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो भी कम होता है, क्योंकि आप अपने आप को, अपनी जितनी भी एनर्जी है, अपना पोटेंशियल है, उसको चैनलाइज कर रहे होते हो इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। जब आप उनको चैनलाइज करते हैं देन इट्स रिड्यूसेस योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि क्रिएटिविटी के अंदर आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें कर रहे होते हो, ट्रायल एंड एरर के साथ कर रहे होते हो, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम द क्रिएटिविटी प्रोसेस इज़ काइंड ऑफ अ फन थिंग, जहाँ पे आप लोगों को खुशी महसूस होती है कि हाँ जी आप कोई चीज़ नए जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो या उन एक नई चीज़ क्रिएट कर रहे हो। इसके अलावा आपको जो है एक सेंस ऑफ पर्पस देती है क्रिएटिविटी, कि जी हमारे पास एक पर्पस है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपके लिए एक सोर्स ऑफ प्राइड भी हो सकता है, अकम्पलिशमेंट्स भी हो सकती हैं कि आप अकम्पलिश कर रहे हो एक टास्क को, एक ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। ये एक आपके पैशन जो है उसको भी फ्यूल अप करता है, कि आपके अंदर एक पैशन है तो उसको फ्यूल अप करके तो उसको एक किसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर आपकी एबिलिटी जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं, जो आपकी फोकस स्किल्स हैं, उसको भी इन्हेंस करती है, जो क्रिएटिविटी का प्रोसेस है। इसके अलावा फिर एक और पर्पस इसका ये है कि ये आपको अंदर जो है एक आपको ब्रेव बनाते हैं, ठीक है, आपकी जो पोटेंशियल को इंक्रीज इस तरह से करता है कि आप लोग रिस्क टेकिंग के लिए भी आप जो है वो परसुएट कर लेते हो अपने आप को, ठीक है। और इसमें फिर ये होता है कि आपका जो एक फियर ऑफ फेलियर होता है वो भी मिनिमम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक चीज़ जब बनानी है, व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू, तो उसके अंदर आपके फेलियर के चांसेस भी होते हैं, तो आपके अंदर जो फेलियर वाला एक जो डर होता है, एक फियर होता है, उसको भी कम करने में मदद देती है। सो इसके अलावा जो क्रिएटिविटी का जो नेक्स्ट प्रोसेस है डेट इज इनोवेशन, तो इंशाल्लाह हम आगे के टॉपिक्स में वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए फॉर यू ये चीज़ समझनी लाजमी है, जो क्रिएटिविटी है ये प्री रिक्विजिट्स है फॉर इनोवेशंस, मीन कि क्रिएटिविटी एक एबिलिटी है, इसके अंदर एक्चुअली कोई चीज़ बना नहीं रहे होते, लेकिन वंस वी स्टार्ट इनोवेशन तो वहाँ पे फिर हम कहते हैं कि क्रिएटिविटी की ही बेस पे
हम इनोवेशन के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा फिर हमारी जो क्रिएटिविटी है, क्योंकि अब हमारे एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है, तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो उनको सीखते हैं और थ्रू आउट द लाइफ जो हैं वो सीखते रहते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट थिंग है कि हाउ वी एम्ब्रेस क्रिएटिविटी। ठीक है, हम जो क्रिएटिविटी को अपने अंदर कैसे लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए फ्रॉम लिटरेचर देयर इज़ अ इक्वेशन, जो कि हम एक इक्वेशन को देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर देयर आर फ्यू एलिमेंट्स, फ्यू फीचर्स। अब इन्हीं एलिमेंट्स या फ्यूचर के बेस पे हम लोग अपने अंदर क्रिएटिविटी को जो है वो एम्ब्रेस कर सकते हैं, अपने अंदर क्रिएटिविटी को लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर एक चीज़ है कि पैशन, यू शुड हैव अ पैशन फॉर क्रिएटिविटी। सेकंड वन इज़ यू हैव अ रिक्विजिट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, जो कि आपके पास होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए, वो स्किल सेट होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप लोग जो क्रिएटिविटी है उसको इन्हेंस कर सकें या उसको अपने अंदर लेके आ सकें। एंड थर्ड वन इज़ मेथड, मीन्स कि जो उसको अप्लाई करने का तरीका है कि आप लोगों ने कौन से प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपनी रिक्विजिट जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इंफॉर्मेशन है, उसको जो है किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है एंड यू क्रिएट समथिंग न्यू। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग पैशन की। सो पैशन मीन यू हैव अ डिज़ायर टू क्रिएट समथिंग न्यू। ठीक है, आपके अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए, आपके अंदर एक अर्ज होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आप लोगों को मोटिवेट करे टू क्रिएट समथिंग न्यू। या अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसको भी आप लोग इस तरीके से जो है वो न्यूनेस उसके अंदर लेके आ सको कि ऑल टुगेदर वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विस लगे। सेकंड थिंग इज़ यू हैव अ चैलेंजिंग स्पिरिट। अगर आपके पास चैलेंजिंग स्पिरिट है तो भी आपका जो पैशन है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। थर्ड वन इज़ क्यूरियोसिटी, मीन्स कि आपके अंदर जो इंक्विजिटिवनेस है, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसरिंग की स्किल है, ठीक है, वो भी एक होनी चाहिए कि अगर ये फिनोमेनन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और कैसे मैं इसको चेंज करके एक न्यू और इनोवेटिव किस्म की प्रोडक्ट जो है वो लेके आ सकूँ। सो इसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी भी आपके लीड्स टुवर्ड योर पैशन। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हार्ड वर्क, कि आपके अंदर एक हार्ड वर्किंग एबिलिटी भी होनी चाहिए जहाँ पे आप लोग अपने पैशन के साथ हार्ड वर्क को भी लेके जा सको। तो जो आपका पैशन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने आता है व्हेन यू हैव अ हार्ड वर्किंग नेचर। इसके अलावा सेकंड जो हमारे पास था नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड योर इन्फॉर्मेशन, तो वो थ्रू आउट द लाइफ आप अपने लर्निंग करते रहते हो थ्रू योर इन्वायरमेंट, थ्रू योर क्लाइमेट, थ्रू योर ग्रुप्स, थ्रू योर टीम्स, थ्रू योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इमीडिएट इन्वायरमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं बहुत सारे आपको हेल्प करते हैं कि आप लोग अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल सेट्स को बढ़ाएं। ठीक है, अभी दो चीज़ें आ गई, यू हैव अ पैशन। ठीक है, अपने पैशन को जो है वो अपना एक एसेट बना लिया। देन यू हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, सेकंड एसेट आपको हो गया नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देन द नेक्स्ट वन इज़ यू हैव टू अप्लाई दीज टू थिंग्स ऑन सर्टन एलिमेंट। ठीक है, तो आपने अप्लाई कैसे करना है, उस अप्लाइंग के मेथड को हम कहते हैं मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर ये होता है कि जब मेथड होता है तो उसमें देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कंसिडर कि आपने अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट वन इज़ टू हैव सम एम, ऑब्जेक्टिव या गोल। ठीक है, आपके पास कोई ना कोई गोल होना चाहिए, कोई ना कोई एम होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और यही जो ऑब्जेक्टिव है यही आपको एक एम की तरफ लेके जाता है, एक डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ को अप्लाई करना चाहें तो अपने सामने एक ऑब्जेक्टिव रखें, अपने सामने एक गोल रखें। ठीक है, ताकि आप उस गोल को अचीव कर सको। एमलेसली अगर आप चाहोगे तो इट कैन बी अ वॉन्डरिंग, इट कैन बी अ रोमिंग। ठीक है, बट इट वी कांट से इट कि यू आर स्ट्रगलिंग फॉर योर डेस्टिनी। आप वॉन्डरिंग कर सकते हैं, आप रोमिंग कर सकते हो, आप इधर उधर घूम फिर सकते हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप जो है एक मंजिल की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हो। सो डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव इज़ द फार मोस्ट थिंग। सेकेंड वन इज़ कि आप लोग जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो शुरू में ये डेटा की फॉर्म में होती है जिसको रॉ फॉर्म में कहते हैं। देन यू ऑर्गेनाइज दैट इंफॉर्मेशन डेटा। ठीक है, जब आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो तो वो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन की शक्ल में आ जाती है। मीन्स कि एक रॉ डेटा था, उसको आपने ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज इस तरह से किया कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि पर्टिनेंट थी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। जब आपको लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आपने उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। उस ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अपने माइंड के अंदर उसको सेट कर लिया। एंड देन देयर आर फ्यू टूल्स जिसको आप अप्लाई करके उस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड से निकाल के कन्वर्ट कर सकते हो इनटू समथिंग टेंजिबल आइडियाज़। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट या सर्विस भी हो सकती है।
सो एबिलिटी के अंदर सिर्फ आपने क्या करना होता है, सॉरी जो क्रिएटिविटी के अंदर सिर्फ आपने क्या करना होता है कि आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने माइंड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक रिफाइंड फॉर्म के अंदर लेके आ सको। ठीक है, जब अप्लाई करने की बारी आती है वो हम करते हैं अपनी इनोवेशन के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे यही है कि आपने एक क्या करना है कि क्रिएटिव जो है वो स्किल इस तरह से करनी है कि आपने एक रूटीन जो इन्फॉर्मेशन है उसी के अंदर से कोई न्यूनेस निकालनी है। ठीक है, तो आपने वहाँ पे डिफरेंट किस्म की प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स लगानी है, उसी इन्फॉर्मेशन को जो है आपने ओवरऑल जो है वो कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब नॉलेज की बात करते हैं। सो नॉलेज में ग्रेट इज़ द ह्यूमन हु हैज़ नॉट लॉस्ट हिज चाइल्ड लाइक हार्ट। ठीक है, मीन्स कि अपने अपने अंदर के एक बच्चे को हमेशा और ज़िंदा रखना है। जिस तरह उसके अंदर एक नेचर ये होती है कि वो बहुत से क्वेश्चन पूछ रहा होता है, इंक्विजिटिव नेचर होती है उसकी, इन्वेस्टिगेटिव जो होती है वो नेचर होती है एक बच्चे की कि ही और शी इज़ एमिंग कि ये जो चीज़ है, ये जो प्रोडक्ट है ये काम कर रही है तो ये कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करोगे, उसी तरीके से उस चीज़ को जाओगे, उसके फिनोमेनन को समझोगे, उसके प्रोसेस को समझोगे और फिर कोशिश करोगे कि उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस या न्यूनेस लेके आ सके। इसके अलावा जो हमारे पास नॉलेज या एक्सपीरियंस के लिए है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि व्हेन यू हैव डायरेक्टली एक्सपीरियंस अ थिंग और सिर्फ आप एक बुक में पढ़ लो या फिर आप एक वीडियो देख लो, तो उन दोनों के एक्सपीरियंस के जो लेवल है या इंटेंसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली वो चीज़ जाके परफॉर्म कर सको इफ़ पॉसिबल, ताकि आपके पास एक अच्छे से जो है वो चीज़ें आ सकें। सो जो क्रिएटिव मेथड होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें से जो सबसे पहला क्रिएटिव मेथड है डैट इज़ एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन होता है कि वो जो प्रॉब्लम होती है हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोगों ने सॉल्व करना होता है इन अ बेटर वे। ठीक है, हमारे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होती है लेकिन शायद वो हमारे जो नीड्स को हैं या डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर रही होती, तो हमने क्या करना होता है, उसको रीमॉडल करके एक नई चीज़ बना लेनी होती है इस तरीके से कि वो एक बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके हमें, तो उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। सेकंड वन इज़ सिंथेसिस। सिंथेसिस में ये होता है कि आप लोगों ने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में इस तरह से कंबाइन करना होता है कि आपके पास एक नई चीज़ बन के आ जाए और वो ज़्यादा यूज़फुल हो और उसमें दोनों के फ़ीचर्स भी हों, 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट जो भी उनके फ़ीचर्स भी हों। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है कि वी हैव एन आईपॉड और हमारे पास टेलीफोन था, तो हमने क्या किया कि उन सबको मिक्स कर दिया। अब तो खैर हमारे पास अगर कैलेंडर भी है, हमारे पास अलार्म क्लॉक है, हमारे पास जो है लैपटॉप्स हैं, पाम टॉप्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये कंबाइन हो गई हैं इन अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो इसको प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस। इसके अलावा हमारे पास एक होता है रेवोल्यूशन का। ठीक है, रेवोल्यूशन में होता है कि आप किसी भी एक छोटी सी प्रोडक्ट जो है उसको देखते हुए आप लोग उसको इतने बिगर पिक्चर में देखो कि आप एक नई चीज़ बिल्कुल ऑल टुगेदर जो है वो बना लो उसी चीज़ से। ठीक है, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि छोटी छोटी शिप्स के मॉडल पहले बना करते थे। सो उन शिप्स से फिर उन्होंने दे मेक अ बिगर शिप्स। ठीक है, पहले छोटे प्रोटोटाइप्स बनते हैं, देन उन्हीं प्रोटोटाइप्स को आप चेंज करके एक ऑल टुगेदर एक नई चीज़ बना लेते हो। ये कभी कभी एक छोटी सी चीज़ जो आपको नेचुरल फार्म के अंदर नज़र आ रही होती है, आप उसी को देख के उसको कम्प्लीटली एक न्यू फार्म के अंदर ह्यूमन क्रिएशंस के अंदर आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर भी देखा था। अच्छा, एक और फिर इसमें वे होता है जिसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप लोग चेंज करते हो, तो इसमें ये होता है कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं री एप्लीकेशन। मीन्स कि आप लोग एक जो ऑलरेडी ओल्ड प्रोडक्ट होती है उसको आप चेंज कर देते हो एक समथिंग न्यू के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहले हुआ करती थी डिफरेंट किस्म की ग्लूज़, तो आजकल हमारे पास एक सुपर ग्लू आ गया जो कि दोनों काम कर रही होती है, मीन प्लास्टिक के ऊपर भी एंड देन ग्लास के ऊपर भी, वुड के ऊपर भी और मेटल के ऊपर भी। ठीक है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर अब हम अप्लाई कर सकते हैं। उस मीन कि हम लोगों ने उसको एक री अप्लाई कर दिया। एक ओल्ड चीज़ थी जिसकी फंक्शनैलिटी कम थी, हम उन्हें उसी को चेंज कर दिया, उसकी फंक्शनैलिटी भी चेंज कर दी और वो एक कम्प्रिहेंसिव वे के अंदर यूज़ भी हो सकता है। Up till now we have talk about creativity और creativity के अंदर हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ये जो होती है ये एक एबिलिटी होती है। ठीक है,
जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ को जो है वो क्रिएट करते हैं, न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं। लेकिन जो इनोवेशन का प्रोसेस होता है, एंड इनोवेशन इज़ समथिंग मोर देन आइडिया जनरेशन, कि यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया जनरेशन नहीं होता, बल्कि जो आइडिया को हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं सम यूजफुल प्रोडक्ट या सर्विसेज, ठीक है। तो वहाँ पे सब एबिलिटी थी, और यहाँ पे जो इनोवेशन होता है, द इनोवेशन इज़ द एबिलिटी टू अप्लाई क्रिएटिव सोल्यूशन टू प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू इन्हेंस और टू इनरिच आवर पीपल लाइव्स। इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने जो आइडिया क्रिएट किया था उसको अब अप्लाई करने का टाइम आ गया, ठीक है। उसको अप्लाई इस सेंस में करेंगे कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट या हमारे पास कोई भी सर्विस जो हैं वो क्रिएट हो सकें। सो अब हम लोग एक छोटी सी शॉर्ट एनिमेशन देख रहे हैं, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा ये ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इनोवेशन इज़। स्टूडेंट्स, तो एस यू सी इन दिस शॉर्ट एनिमेशन कि जो एक आइडिया था, सबसे पहले आपने उसको अपने माइंड के अंदर जो है वो जनरेट किया, देन यू एक्सपेरिमेंट ऑन इट, और फिर उसके बेसिस पे आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाई, तो इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ एन इनोवेशन। सो हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड मोटर्स की जो है वो फाउंडेशन रखी, ही वॉज अ पायनियर ऑफ फोर्ड मोटर्स, ठीक है। सो उन्होंने कहा था कि इफ़ आई हैड आस्क्ड पीपल व्हाट दे वांटेड दे वुड हैव सेड कि फास्टर हॉर्सेस। मींस कि कभी कभी ऐसे होता है कि जब इनोवेटिव जो लोग होते हैं, जो इनोवेटर्स होते हैं, वो ह्यूमन नीड्स को नहीं देख रहे होते, उनकी डिमांड्स को नहीं देख रहे होते, क्योंकि अक्सर जो कॉमन पीपल होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, उनको उनकी जो नई आने वाली चीज़ है शायद उसके बारे में इतने अच्छे से आइडिया नहीं होता। जैसे कि हेनरी फोर्ड ने भी कहा कि ट्रांसपोर्ट के मीन्स के बारे में अगर मैं लोगों से पूछता, सर्वे करता, तो उन्होंने मुझे यही कहना था कि हमें तेज़ दौड़ने वाले घोड़े चाहिए, ना कि कार चाहिए, ठीक है। सो इनोवेटर्स जो हैं दे आर वन स्टेप अहेड ऑफ द कॉमन पीपल, कि वो लोग एक आगे की सोचते हैं, एंड देन दे प्रोवाइड द इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। कि एक कम्यूटिंग की प्रॉब्लम थी, एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, तो हेनरी फोर्ड ने उसको इस तरीके से एड्रेस किया कि उसने गाड़ियाँ बनाई एज़ कम्पेयर टू के फास्टर हॉर्सेस। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू लिंक दीज टू कंसेप्ट विद द एंटरप्रेन्योरशिप। मीन्स कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में एक बात कही थी, जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसका स्टार्ट होता है फ्रॉम एन आइडिया, ठीक है। तो वो आइडिया में भी एक क्रिएटिव आइडिया, कि जहाँ पे हम लोग एक बिल्कुल न्यू आइडिया के साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो वही जो क्रिएटिव आइडिया है, और फिर उसके बाद उसी एबिलिटी को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनोवेशन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो जो प्रोसेस है ये सारे मिल के बेस बनाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। सो द एंटरप्रेन्योरशिप इज़ रिजल्ट ऑफ अ डिसिप्लिन्ड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टू द नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट प्लेस, ठीक है। मीन्स कि ये कनेक्ट करता है इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को, ठीक है, फॉर सम पर्पसफुल प्रोडक्ट या सर्विसेज। सो क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर इज़ नॉट ए सिंपल प्रोसेस, ठीक है। मैंने अभी भी आपको बताया था, क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर एक उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ये होता है कि आपके पास जो एक फियर ऑफ फेलियर होता है उसको आप कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। सो यहाँ पे एक स्टैट है
जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि फॉर एवरी 33,000 न्यू प्रोडक्ट्स आइडियाज़, जो सिर्फ 4 आइडियाज़ हैं दे आर मेक इनटू डेवलपमेंटल स्टेज, मीन्स कि वो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब आउट ऑफ 3000 से 4 आइडियाज़ जो हैं उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं, वो डेवलपमेंटल स्टेज पे पहुंचते हैं। उसमें से देयर आर 2 आर एक्चुअली लॉन्च एंड 1 बिकम सक्सेसफुल इन द मार्केट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 3000 आइडियाज़ सिर्फ एक आइडिया ऐसा होता है जो कि प्रैक्टिकली अप्लाई करके जिससे प्रोडक्ट बनते हैं, और वो जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली लॉन्च होती है हमारी मार्केट के अंदर। सो दिस कंक्लूड्स कि कितना हाई रेट ऑफ फेलियर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बीइंग क्रिएटिव होना जो है वो स्टॉप कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने पैशन को मज़ीद फ्यूल अप करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी जो है उसको अपने अंदर इन्हेंस करें। So the basic philosophy of today's lecture is about कि can we learn to be creative, and the answer is yes, हम लोग सीख सकते हैं कि how to be creative, ठीक है। We can be creative by overcoming paradigms and by suspending conventional thinking long enough to consider new and different alternatives। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोच के एक न्यू पैराडाइम्स के साथ, न्यू अल्टरनेटिव वेज के साथ हम लोग जाके क्रिएटिव बन सकते हैं। सो दिस कंक्लूड्स आर टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं सम अप करता चलूँ कि हम लोगों ने क्रिएटिविटी के बारे में बात की, हमने इनोवेशन के बारे में बात की, हम लोगों को बताया कि क्रिएटिविटी एक एबिलिटी होती है टू क्रिएट समथिंग न्यू, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर इस तरह से न्यूनेस लेके आना कि ऑल टुगेदर उसके फीचर की फंक्शनैलिटी चेंज हो जाए। सेकेंड वन इज़ इनोवेशन। इनोवेशन में हमने ये बात की कि हम लोगों ने जो आइडियाज़ जनरेट किए थे इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इन सच अ वे कि हमारे पास सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाए इन द शेप ऑफ आइदर प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है। एंड देन हमने बात की कि इन्हीं दोनों के बेसिस पे जो प्रोसेस होता है, जो कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट या सर्विसेज लेके आ रहे होते हैं, उस प्रोसेस को ओवरऑल हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जबकि मैनेज वे के अंदर रिसोर्सेज को देखते हुए हम लोग इन्हीं क्रिएटिव और इनोवेशन के स्किल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, ताकि वो लोगों की वेलफेयर के काम आए, लोगों के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट बन जाए जिसकी यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सके, तो उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस कहते हैं। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग इसके जो क्रिएटिविटी का होल प्रोसेस है, एक फॉर्मल प्रोसेस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क मी इन क्वेश्चन आंसर सेशन।